हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। बेटा इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि आपको जो फाइनल टर्म आपके एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आप डायरेक्टली मत कीजिए। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो अगर आप ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे लाइक ए एंड सी, तो ये ट्राइंगल आपका क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो बी डी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, अब आपके पास ये दो ट्राइंगल्स आ गए, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब आपको प्रूफ भी करना है कि ए बी डी एंड सी बी डी आर इक्वल्स टू एंड सिमिलर टू। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हर उसमें बताती हूँ वीडियो में, सबसे पहले आप गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन पार्ट में क्या होगा, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये चीज़ आपको गिवन है, लाइक दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। ये चीज़ आपको गिवन हो गई। अब हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो फर्स्ट आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि जो ये हमारे एंगल्स बने हैं ये हमारे 90 डिग्री हैं, राइट एंगल हैं। तो यहाँ पर अब मैं प्रूफ कर रही हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्या रहेगा, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, जो कि हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, हम इसीलिए लिख रहे हैं प्रूफ में। अब क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, जो कि कितना है बेटा, 90 डिग्री। ओके, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बी डी कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में बी डी क्या है बच्चे, कॉमन। तो जब बी डी कॉमन हो गई, एक परपेंडिकुलर साइड हो गई। आपके पास यहाँ पर तीन चीज़ें आई हैं जो कि इस ट्रायंगल में, एक तो है बेटा आपका ये क्या है, ए बी एंड जो बी सी दिया है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल। दूसरी चीज़ आपको क्या दी है, वन साइड इक्वल दोनों ट्रायंगल्स में, और वन राइट एंगल, मतलब दोनों में राइट एंगल है। तो किस थ्योरम से, किस रूल से, किस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड सिमिलर होंगे, एक हो गया RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। काफ़ी इजी होते हैं बेटा, बस हमें चीज़ों को ये समझना है कि किस तरह से ये सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डी एंड सी ई आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर ए पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ए पार्ट में क्या होगा, ट्रायंगल सी डी बी इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। हमें ये प्रूफ करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर पहले ट्रायंगल बना सकते हो। आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रायंगल ऐसे बनाया, बी डी एंड सी ई आर द एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट। आई नो आप लोगों को पता होगा बिकॉज एग्ज़ाम तो पास में है, तो ये तो बेसिक्स चीज़ें हैं। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, वही अगर मैं सेम चीज़ करती हूँ ए बी सी, तो ये बी डी हमारा क्या है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। एंड अगर आप दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, ई बी सी, इसमें भी आपका परपेंडिकुलर आएगा सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी।
जब आप ड्रॉ करेंगे तो पता लगेगा। दोनों में क्या है बेटा, बी डी एंड सी ई इक्वल है, बी डी एंड सी ई आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड है। अब आप चाहो तो एक और ट्रायंगल ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसका भी एल्टीट्यूड देखेंगे तो ये है बी डी, ये हो जाएगा सी एंड ई। तो उसके बाद बच्चा आपको दो राइट एंगल्स मिल चुके हैं 90 डिग्री वाले, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था। राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज साइड्स है, एक हाइपोटेन्यूज। ज़्यादातर जहाँ पर 90 डिग्री आता है ना बेटा, वहाँ पर आपका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है। तो एक बार उस चीज़ को पहले ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि जब आपका एल्टीट्यूड आया, इट मीन्स एक तरह से परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम बोलते हैं। तो आपका ये जो ए पार्ट है ये किसके थ्रू हो जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। अब सी बी पार्ट किससे होगा, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी सी, वाई और वाई नॉट। तो सबसे पहले जब दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो चुके हैं प्रूफ, तो आपका रीज़न इसमें क्या होना चाहिए, ये यस होगा, लेकिन रीज़न क्या होना चाहिए, इसका होगा CPCT रूल। वैसे CPCTC लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग, सी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal। तो CPCTC से आपका ये इक्वल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 26 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे जितना मुझे लगता है बेटा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है DE परपेंडिकुलर टू BC, DE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BA। ये जो कुछ चीज़ें होती है ना बेटा, इन चीज़ों को आप लिखो, या फिर आप ट्रायंगल नहीं बना पा रहे हो देन कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बिना ट्रायंगल बनाए करवाती हूँ। जैसे कि आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको गिवन पार्ट लिखना है, गिवन पार्ट मिस मत करना बच्चे। DE perpendicular to BC and DF perpendicular to BA, ठीक है। तो ए पार्ट आपका क्या हो जाएगा, क्या DBE इज इक्वल्स टू ट्रायंगल DBF। रीज़न दो, तो सबसे पहले आपको रीज़न ये पता हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो आप एंगल दोनों ट्रायंगल्स बना दो और उसमें आप कर सकते हो कि 90 डिग्री हो गया, एक DB कॉमन आ जाएगा दोनों में, और एक हमारा हाइपोटेन्यूज साइड हो गई। तो ए पार्ट हमारा सॉल्व किससे हो जाएगा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो बी पार्ट के लिए अब आप क्या करेंगे, BD द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल FBE, BD एंगल बाइसेक्टर है FBE का। अब आपको इसको प्रूफ करना, जब दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूफ हो चुके हैं ए पार्ट में, तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में ना एक्चुअली आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें लिखें क्या क्या। परपेंडिकुलर में डेफिनेटली 90 डिग्री आता है, तो एक हो गया राइट एंगल, एक कॉमन साइड आती है और एक हाइपोटेन्यूज आता है। बस आप ट्रायंगल बना दो, इसके बिहाफ पर आप ट्रायंगल बना सकते हो। DE देखो यहाँ पर होगा D, ये है E, परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर, तो आपका ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, DF, मतलब DF किस पर परपेंडिकुलर है, BA। तो आपको ये दो ट्रायंगल मिल चुके हैं ना, DAB एंड DBC। तो आपका इस तरह से चीज़ें हो जानी चाहिए। तो जब आप इस तरह से ट्रायंगल्स बनाकर भी करोगे तो भी हो जाएगा।
तो जब आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो यस, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल एफ बी ई। बहुत इजी होते हैं वैसे ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज द सेम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। मतलब दोनों का एरिया क्या है, सेम। तो और स्क्वायर पार्क की आपको साइड दे रखी है 12 मीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 18 और अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आपको सबसे पहले गिवन में क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क, ये रेक्टेंगल आप मत बनाना, लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, ये आपको गिवन है। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क ये कितनी दी है आपको, 12 मीटर। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये चीज़ मैं गिवन पार्ट में ही लिख रही हूँ, कितना हो जाएगा 18 मीटर। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें एरिया निकालना है। डेफिनेटली हम रेक्टेंगल का एरिया जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास विड्थ ना हो। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया सेम है ना, स्क्वायर की हमें साइड दे रखी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12, 12 ज़र क्या होता है 144 मीटर स्क्वायर। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया भी मिल चुका है क्योंकि दोनों के एरिया क्या है बेटा, सेम। अब फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 इज इक्वल्स टू एल हमें गिवन है दैट इज 18 मल्टीप्लाई बी, बी कितना निकलाएगा 144 डिवाइडेड बाय 18। तो ब्रेथ यहाँ से आपका 18, 8 ज़ार 144 होता है, तो ब्रेथ आ गई आपकी 8 मीटर। अब जब आपको लेंथ भी पता है, विड्थ भी पता है, अब आपको पेरीमीटर निकालना है। अब यहाँ से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखो। 2l प्लस बी, 2 लेंथ कितनी है 18 प्लस 8 26, 2 ज़ार 52 मीटर। ये कितना आ चुका है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, आई नो, हो सकता है आप लोगों को राइटिंग थोड़ी सी वैसी लगे बट समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 and 8, फाइंड द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू दीज बेसिस इफ इट्स एरिया इज 108। आपको दो चीज़ें दे दी। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, आप अपने आप को बोलोगे तो एक तरह से आप मेरे को बता रहे हो, ठीक है। और ये ज़रूरी है बेटा, कहीं से देखकर बोल रहे हो इट मीन्स आपको याद नहीं है। क्या है, बेस इनटू हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या है 108। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 108 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है, नहीं दे रखी, तो हमें पहले हाइट ही तो निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 12, 9 ज़ार 108 होता है। तो इसकी हाइट कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें बेस के लिए निकालना है altitude, find the altitude corresponding to these bases if its area is 108। अब हम क्या करेंगे, फॉर बेस 8 सेंटीमीटर। अगर हमारा बेस 8 सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें दो बेस दे रखे, एक 12 और एक 8, तो यहाँ पर हमने जो निकाला है वो 12 बेस से निकाला है। तो सेकंड में हम निकालेंगे फॉर बेस 8, तो वही सेम चीज़ करनी है। 108 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ पर h कितना आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 8। अब आप इसको कट करेंगे तो 8 1 ज़ार 8, 3 40 13.5। तो ये कितनी आ चुकी है 13.5 सेंटीमीटर हाइट।
तो इसमें आपको 2 बेस रख के करना है। पहले आपको 12 बेस मानना है, दूसरा आपको 8 बेस मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मीना हैज कट out 2 semicircle from a square of side 10 centimeter. Find the area and perimeter of the figure obtained. मतलब आपकी कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। आपने कुछ स्क्वायर है, ऐसे करके ये 2 सेमी सर्कल्स कट किए हैं एक स्क्वायर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन पार्ट लिख लेना बच्चे अपने आप। तो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड इंटू साइड, दैट इज 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको ये चीज़ आती है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, वैसे मैं थोड़ा सा फास्ट ही बता रही हूँ। अब 2 सेमी सर्कल्स का हमें एरिया निकालना है। मतलब क्या 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना सकते हैं? यस, 2 सेमी सर्कल फॉर्म 1 सर्कल डेफिनेटली। तो रेडियस कितना होगा, जब आपको ये साइड पूरी 10 दे रखी है, इट मीन्स रेडियस इसका हाफ, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25, तो 3.14 मल्टीप्लाई 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक्चुअली रुको, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप एक बार कर लीजिएगा। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल। जब आपका एरिया ऑफ स्क्वायर ये आ गया है 100 और एरिया ऑफ सर्कल ये आ रहा है, तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा, रिमेनिंग एरिया बचेगा 100 माइनस 78.5, दैट इज 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से आपको पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये एक तरह से आपको मैं होमवर्क ही दे रही हूँ जो कि अभी आपको करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो इसी तरह से दोनों का आप वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए टू सर्कल बी इज 5:4। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल बी इज दिस, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल ए। तो हमें यहाँ पर, आई नो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बट ज़्यादा भी नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रेशियो ऑफ एरियाज 5:4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो रेडियस ऑफ बी कितना हमें दे रखा है 25 मीटर। तो आर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 मतलब 25 का स्क्वायर, दैट इज 625 मीटर। तो अब रेशियो ऑफ ए स्क्वायर कितना है, रेशियो ऑफ एरिया सर्कल ए टू बी इज 5:4, मतलब 5/4 मल्टीप्लाई 6/5। अब आपको इसको कट करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 781.25। अब आपको फॉर्मूला से निकालना है एरिया ऑफ सर्कल ए। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। पाई की वैल्यू आप सीधा सीधा 3.14 लिखो बेटा। जहाँ पर हमारा डेसिमल में रेडियस या कुछ ऐसा आता है ना, तो कोशिश किया करो पाई की वैल्यू 3.14 लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3.14 मल्टीप्लाई 781.25, जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज एरिया। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेटा सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। आंसर्स तो मैं चाहती तो मैं कैलकुलेटर से भी निकाल कर दे सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ एक बार आप भी अपने आप प्रैक्टिस करो, उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 2 एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:8, फाइंड 2 एंगल्स। अब 2 एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखो रेशियो। रेशियो ऑफ एंगल्स कितना है, 4:8, ठीक है। अब आता है सम ऑफ एक्यूट ऑफ राइट ट्राइंगल, कितना होता है, 90 डिग्री। अब अगर एंगल्स को जब रेशियो में होते हैं ना बेटा, एंगल्स को हमें 4x एंड 8x ये मानना होता है। ये हम लेट का मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों एंगल्स का सम ऑफ एक्यूट एंगल तो मतलब 4x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 90, तो 12x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको कट कर देती हूँ जिससे कि x की वैल्यू आ जाए। 2 से ही करते हैं, 6 7s are 42, 6 5s are 30, तो 7.5 आ रही है आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू आने का मतलब ये नहीं है बेटा आंसर आ जाएगा। आपने एंगल्स क्या माने थे, 4x एंड 8x, तो 4 मल्टीप्लाई 7.5 होगा आपका एक वैल्यू, एंड 8 मल्टीप्लाई 7.5 जो आंसर आएगा वो होगा आपका सेकेंड एंगल। सो ये आपको सॉल्व खुद करना है। अब ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3 4 2, डिटरमाइन 3 एंगल। अब आपको यहाँ पर तीनों एंगल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये आप लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो लेट द एंगल्स क्या है, 3 4 2 है, तो क्या करेंगे 3x 4x 2x। अब आप क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को ऐड करिए, 3x प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। तो 4 5 6 7 8 9, तो 9x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/9, देन x इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर वही सेम चीज़, x की वैल्यू आने का मतलब नहीं है कि आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट, 3x 4x एंड 2x, तो 3 मल्टीप्लाई 20 जो भी आंसर आएगा, 4 मल्टीप्लाई 20 जो भी आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 जो भी आंसर आएगा वो आपके होंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द एंगल्स आर 3 2s are like 60 80 40, 60 80 एंड 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। The length of the hypotenuse of a right angle triangle is 10 centimeter। अब आपको यहाँ पर hypotenuse दे दी है, कितनी है, 10 centimeter। If the length of the other two sides are 3:4, तो आपको यहाँ पर साइड्स का रेशियो दिया हुआ है बेटा 3:4। तो आप क्या करेंगे, let 3x and 4x be the sides। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस की थ्योरम लगानी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर।
ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जो ये हमारा साइड दे रखी है दैट इज 10, ओके, तो इसको मैं क्या मानूंगी, मतलब इसको जब हम अज्यूम करते हैं, जब हम मानते हैं किसी x के साथ, तो 3x 4x एंड 5x, 5x क्या दे रखी है हमें 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2। तो अब हमें बेस का और हाइट निकालनी है, तो बेस कितना है 3x, हाइट कितनी है 4x, तो 3 2s are 6 एंड 4 2s are 8 सेंटीमीटर, ओके। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल जो है वो B पर है, मतलब आप कोई भी ऐसे राइट एंगल बनाओ तो जो B है उस पर राइट एंगल है, तो हम क्या कर देते हैं AB एंड C। इफ़ AB 5 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, अब आपको BC ये वाली फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC को, यहाँ पर आपको लेट BC इज इक्वल्स टू x, आप यहाँ पर x स्क्वायर भी लिख सकते हो, इवन यहाँ पर आप बेस भी लिख सकते हो, सीधा सीधा बेस भी लिख सकते हो, प्लस मैं सीधा 25 ही लिख रही हूँ। तो 10 10s are 100 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25 को अपोजिट ले जाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25 इज 75। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √75। तो इसकी वैल्यूज़ देखो एग्जैक्ट तो नहीं है बट हाँ सिमिलर टू आ सकती है, 9 9s are 81 होगा, 7 7s are, मैंने आपको ये √ निकालना भी बताया था शॉर्ट्स वीडियो में, अप्रॉक्स यही आएगी, इट्स नॉट इक्वल्स टू, इट्स सिमिलर टू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाकी अगर आप ऐसे भी लिखते हो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, सो नो वरी अबाउट कि आपका ऐसे गलत हो जाएगा। ओके, अब आता है हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीच द वॉल 13 मीटर हाई। तो आपकी मान लीजिए ये एक वॉल है, ये आपकी लैडर है, तो आपकी वॉल की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 13 मीटर, और जो लैडर की लेंथ है वो है 15 मीटर। अब आपको ये चीज़ निकालनी है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आप इसका बेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर इज 225, हाइट स्क्वायर 13 स्क्वायर इज 169, तो इसका माइनस करके क्या आएगा 56। तो जब आप इसका बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √56। तो इसका भी बेस आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, लाइक 7 पॉइंट, ये लॉन्ग डिवीज़न से भी आपका आ जाएगा ईजीली, और लॉन्ग डिवीज़न मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट्स वीडियो में, आप वो देख लीजिएगा। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल हुज टू साइड्स आर दिस एंड दिस। अब आपको यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं, इसीलिए मैं शायद इसको पूरा नहीं करवाऊँगी, आप लोग खुद करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दो चीज़ें दे रखी हैं मतलब 4 4s are 16 प्लस 6 6s are 36, 52। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा √52, ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा। ये चीज़ आपको दिखने में इजी लग रही है बेटा, बट मैं यही कहूँगी आपसे कि थोड़ा सा अपने आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब एक इस टाइप का क्लॉथ है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 100 प्लस 50 150, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये है 75 सेंटीमीटर। अब आपको रेशियो निकालना है लेंथ टू ब्रेथ,
लेंथ टू ब्रेथ मीन्स 150 अपॉन 75। आप इसका रेशियो निकालिए, 75 2 ज़ार 150 होता है, तो कितना हो जाएगा 2:1। ऐसे बी पार्ट ब्रेथ टू पेरीमीटर। अब आपको पहले पेरीमीटर निकालना होगा, जो कितना होगा 2 150 प्लस 75 450। तो अब आपको कैसे निकालना है, ब्रेथ टू पेरीमीटर। ब्रेथ कितना है 75 अपॉन पेरीमीटर है 450। अब आप इसको कट करें, 75 में भी 6 ज़ार होता है 450, तो ये हो जाएगा 1:6। सी पार्ट पेरीमीटर टू लेंथ। अब पेरीमीटर आपका एक बार निकल चुका है, दैट इज़ 450। लेंथ कितनी है 150, 0 से 0 कट, 15 3 ज़ार 45, तो 3:1। इसको उल्टा मत कर देना, 1:3 नहीं करना, पहले जो ऊपर है वो लिखा जाएगा देन 1:1। अब आपको लग रहा होगा ये काफ़ी इजी था, लेकिन आप इसको खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपने ये कन्वर्ट नहीं किया, जैसे ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है बेटा, ये आपने अगर कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। तो फर्स्टली आपको ये चीज़ कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। मैं आपसे इसमें मैं एक समझाऊंगी, बाकी के आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं बेटा आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की सोच रही हूँ, जिससे कि कल एग्ज़ाम है, काफ़ी बच्चों के भी हैं और मे भी कुछ के हो भी चुके होंगे, तो नो वरी। ये मैंने ज़्यादातर जो बेस लिया है वो 7th क्लास के अकॉर्डिंग लिया है बेटा। तो इसमें ए पार्ट जो होगा व्हाट परसेंटेज, तो परसेंट कैसे 1250 ग्राम ऑफ 25 kg। तो सबसे पहले 25 kg को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, तो कितना होगा 1 kg इक्वल्स टू 1000, तो 25 kg इज इक्वल्स टू 25,000 ग्राम। ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, 25,000 में से कितना 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आप यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर बी पार्ट लेते हैं, kg एंड ग्राम। तो सबसे पहले आपको ये कन्वर्ट करो, 3.36 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 3360। तो वही सेम चीज़ करनी है, 84 अपॉन 3360 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अब ऐसे ही आपका यहाँ पर हम करते हैं सी पार्ट, 50 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100, 2 मीटर में 200। तो कैसे लिखेंगे अब आप, 50 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो सीधा सीधा 2 0 से 2 0 देन 25, तो ये आ गया 25%। इसी तरह से आपको भी इनको सॉल्व करना, लाइक 2 0 से 2 0 कट और इसको काटिए, ऐसे कट कट करते जाइए और इनकी जो भी परसेंटेज आएगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। अब आता है नेक्स्ट, फाइंड 350 ग्राम इज 20% ऑफ हाउ मेनी kgs। 350 ग्राम इज 20%, मतलब आप इसमें ए पार्ट में क्या लिखिए, 350 ग्राम कितना है 20% ऑफ हाउ मेनी kgs। तो आप इसमें सीधा सीधा कैसे करेंगे, 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 350, मतलब 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 350। x को यहीं छोड़ दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 350 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन आपको खुद करना है। अब ऐसे ही बेटा आपका बी पार्ट, 26% ऑफ व्हाट नंबर इज 20। तो 26% ऑफ नंबर को आप x मान लीजिए, इज कितना है 20। तो 26 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 20, लाइक सेम जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को यहीं छोड़ेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये डिवाइड में है मतलब अपोजिट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको वैल्यूज आ जाएगी x की। अब आता है नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। मैं बेटा बस ट्राई ये कर रही हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के मैं क्वेश्चंस कवर कर सकूँ। आई नो थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग भी बन सकता है, बट अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी बेटा क्लियर हो जाएंगी। मैं वैसे बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हूँ, आप दोबारा देख लेना अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो
तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अली वॉज ड्रॉइंग अ सैलरी 15,000 पर मंथ। अली को 15,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है और उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है 20,000 तक। तो सैलरी कितनी % इंक्रीज़ हुई? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ओल्ड सैलरी, ये कितनी है बेटा 15,000। अब आती है आपकी न्यू सैलरी, ये कितनी है 20,000 पर मंथ, ठीक है। अब इंक्रीज़ कितनी हुई है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, 20 - 15 इज 5,000। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है इंक्रीज़ की, कितनी 5,000 जो इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ अमाउंट डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी जो हमारी थी, क्योंकि ओल्ड सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है ना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। तब आप 2 0 से ये 2 0 कट करेंगे, 1 0 से 1 0, जब आप करेंगे 15 3 = 45, 33.33%, ये आपकी इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन बेटा, रवि बॉट अ बाइक फॉर इतने रुपीज़ एंड उसने सोल्ड की है लॉस में 15%। अब उसका सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, कितना है 137,000, और यहाँ पर लॉस कितना हुआ है बेटा इसको 15%। अब फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूलाज याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 137,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस 15 इज 85 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कट कीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रुपीज़ आएंगे, ये मैंने एग्जैक्ट इसीलिए लिख पाई हूँ बेटा क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी बार करा चुकी हूँ बच्चों को, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर लगभग याद है। देखो अगर थोड़ा बहुत गलत हुआ तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अपने अकॉर्डिंग कर लेना बेटा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ना मैं क्लास में इतनी बार करा चुकी हूँ कि काफ़ी हद तक मुझे क्वेश्चन का जो आंसर्स है ना वो याद हो जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% करेक्ट हूँ। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ बेटा, गलती हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है, तो आप कैलकुलेट प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा, आप मत रट के जाना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं दे रहे हैं, बट आपको वहाँ पर मार्किंग होगा, तो प्लीज़ कैलकुलेट किया करो, हवा में कैलकुलेशन करके आंसर मत लिखना। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम। ये वाले क्वेश्चन मैंने आज ही क्लास में करवाया है, इसका आंसर भी मुझे याद है, ठीक है, बट मैं आपको करवा के दिखा रही हूँ। जैसे कि देखो बेटा, आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P × R × T/100। अब यहाँ पर हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में हमारी सैलरी डबल हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल हो जाएगा इंटरेस्ट के। भाई जब ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी तभी तो हमारी सैलरी डबल हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, या वैल्यू पुट कर दूँगी, SI की जगह P = P × R कितना है 8, तो 8 × T/100। यहाँ पर देखो P से P हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पर टाइम है, टाइम को मैं इधर ही रहने देती हूँ, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, मतलब 100/8। अब इसको डिवाइड करो, 8 × 1 = 8, 12.5, मतलब टाइम कितना आ जाएगा बेटा 12.5 ईयर्स। अच्छा एक चीज़ और बेटा, 12.5 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि 12 ईयर और 5 मंथ्स। हम 1 ईयर को कितना लिखते हैं 12 मंथ्स, ओके। तो 0.5 ईयर्स को कितना लिखेंगे 6 मंथ्स। सो इसमें गलती मत करना बेटा, अगर ये 0.5 है, 0.5 का मतलब 6 मंथ्स होता है, तो हम लिखेंगे 12 ईयर्स 6 मंथ्स में सैलरी डबल हो जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। एट व्हाट रेट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल दिस अमाउंट टू दिस इन 14 ईयर्स। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत सारी चीज़ें गिवन हो गई है, जैसे कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है 6200 एंड अमाउंट दे दिया कितना 9920,
टाइम आपको दे दिया 14। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, a माइनस पी, कितना हो जाएगा 0, 2 में से 2, 9 में से 2 7, 9 में से 3, तो आपका इंटरेस्ट कितनी आ गई 3720। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 6200। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो पता है आपको, ये रहा 3720 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R हमें फाइंड करना है। T कितना है, T इज 14 अपॉन 100। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमें R फाइंड आउट करना है, तो R को अगर मैं यहीं रहने दूँ, बाकी चीज़ें अपोजिट साइड में ले आते हैं, ये थोड़ा सा इजी होता है। तो 3720 हमारा पहले से है, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है 6200 मल्टीप्लाई बाय 14, तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा बेटा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा परसेंटेज में। सो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सॉल्यूशन आपको खुद करना है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। आप लोग बोर ना हो, इससे आपको प्रॉफिट हो, ना कि बीच में छोड़ दें आप लोग बोरियत से। तो बोरियत से प्लीज़ मत छोड़ना, जिससे कि आपका बेटा बेनिफिट होगा, वो मेरे को ही अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल। अच्छा, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना और उनको फिर एंगल्स को मेज़र करना, आप डायरेक्टली एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आपको जो कंपास होता है वो चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाना है PQR, तो पहले कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, लाइक P आपने एक पॉइंट लिया। अब आपको क्या करना है, P से Q, Q से R, तो आप PQ मतलब इस कंपास की लेंथ आप 7 सेंटीमीटर कर दीजिए और यहाँ पर एक ऐसे कट लगा दीजिए, ठीक है। और P से R तक की दूरी कितनी है बेटा 6.5, तो P से R की दूरी आपने लाइक 6.5, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो आपने मार्क लगाया ना बेटा, ये 6.5 है और ये 7 पर मार्क लगा है, तो ये आपको इस तरह से मार्क लगाना है। अब ये जो लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन पर कहीं भी आप पॉइंट लगाएंगे उसकी दूरी 6.5 ही होगी, क्योंकि ये हमने कंपास से लगाई है। अब आप क्या करिए, P से R, कहीं पर भी आप R को मार्क कर दीजिए, तो P से R की दूरी आपने जैसे इसको मैच किया। अब R से Q 4.5, मतलब आपने यहाँ पर 4.5 मान लीजिए यहाँ कट किया, ये आपका पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट हमें पहले से ही 7 मिला हुआ था और ये मिल चुका है RQ 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस तरह से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। आप डायरेक्ट स्केल से बनाओगे बेटा तो नहीं बनेगा, कंपास के थ्रू ही बनाना है। अब यहाँ पर आपको बेटा एंगल्स बनाने हैं, तो एक बार मैं आपको एंगल बनाना बता देती हूँ, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। देखो हमेशा बेटा 60 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री के एंगल से ही बाकी के एंगल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन मेरी टेढ़ी है, आप लोग स्केल से बनाना। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और एक नॉर्मल साइज़, कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई आप मेज़र करके करेंगे, कोई भी साइज़ पे मेज़र करके आप ऐसे करके एक डी बना दीजिए। और ये ध्यान रखना कि जब आप ये बनाओ उसके बाद कंपास का जो साइज़ होगा वो चेंज मत करना। तब आपको देखो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, फिर आप कंपास को यहाँ रखिए, एक कट यहाँ, एक यहाँ रखिए, एक कट यहाँ, एक यहाँ रखिए, तो तीसरा कट यही मिलेगा। तो अब जो ये आपके एंगल बने ना बेटा, ये आपके 60 डिग्री के ही बने हैं, ओके। ये एंगल्स आपके 60 डिग्री के ही बनेंगे। तो अगर आपको इसका एंगल बाइसेक्ट करना है, आपको अगर इसका एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि एंगल को बीच से कट करना। अब ये 60 डिग्री हमें मिल चुका है, लाइक ये 60 डिग्री एंगल हमें मिल गया। अब इसको एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ से एक बार कलर चेंज करती हूँ। लाइक आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से 2 कट लगाएंगे, एक इस लाइन पर, एक इस लाइन पर। फिर आपको ये 2 पॉइंट लेने हैं, फिर यहाँ पर और ऐसे कट, मतलब ये जो आपको सेंटर में मिला है ये आपको 60 का आधा मिलेगा। देखो मेरी लाइन इधर उधर जा रही है, बट आप ये पॉइंट से पॉइंट मिलाइएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब आप इस तरह से एंगल, मान लीजिए यहाँ से आपने n बनाया, ये आपका 30 डिग्री मिल गया, और m और n की दूरी आपने यहाँ से कर ली 6.5, ये आपको यहाँ पर m भी मिल गया। अब m से आपको
45 डिग्री बनाना है। वो कैसे बनेगा? अब आप क्या करिए, मैं यहाँ से दोबारा से कलर चेंज कर रही हूँ। आपने क्या किया, एम पर कट रखा। ये 90 डिग्री एंगल बनाने का तरीका है, 90 का भी आधा 45 भी बनेगा। सबसे पहले आपको एक कट यहाँ लगाना है, एक कट यहाँ लगाना है, उसी सेम साइज से। अब थोड़ा सा साइज बढ़ा लेना, फिर अब यहाँ पे पॉइंट रख के एक कट यहाँ ऊपर लगाना, फिर यहाँ पर ये डॉटेड लाइन बना लेना, एक कट यहाँ लगाना। डॉटेड इसलिए बोल रही हूँ बेटा, जो हमारी फाइनलाइज लाइन होती है ना, उसको हम फाइनल बनाते हैं, अदरवाइज लाइन सब डॉटेड बनाइएगा। तो ये जो आपकी लाइन जा रही है, मेरी लाइन बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो रही है, तो ये जो आपकी लाइन जाएगी बेटा, ये आपकी जा रही है 45। आप इसको डॉटेड बनाना। अब 45 को एंगल बाइसेक्ट करना है, कैसे करोगे? वही सेम तरीका, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। अब थोड़ा सा कंपास को बढ़ा लो, नहीं तो यहाँ से और यहाँ से करेंगे, ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब जो आपका ये वाला ट्राइंगल बना है बेटा, मैंने जो शेडेड किया है, ये आपका ट्राइंगल बन गया है, क्योंकि ये एंगल है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, आई नो आपको ये चीज़ें देखो एक बार में नहीं आती हैं, बट अगर आप बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा ये। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर। इस क्वेश्चन नंबर बेटा 23 में भी वही सेम चीज़ें ही करनी है आपको, क्योंकि इसमें भी देखो आपको एंगल बी और एंगल सी, मतलब बी और सी की लेंथ आप जैसे ही 7.5 लेंगे पहले, तो आपने क्या किया, यहाँ से एंगल बी किया, यहाँ से एंगल सी किया। अब एंगल बी से आपको 90 डिग्री बनाना है, मतलब आप यहाँ पे थोड़ी सी डॉटेड लाइन ले लीजिए। आप क्या करिए, एक कट यहाँ, इसी पॉइंट से एक कट यहाँ, थोड़ा सा बढ़ाकर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। तो ये जो आपको मिल गया, ये मिल गया आपको 90 डिग्री एंगल। तो आपको 90 डिग्री की लेंथ नहीं पता, मतलब इसमें लंबाई नहीं दे रखी है हमें कितना है, वो हमें बाद में मेज़र करना है। अब सी जो पॉइंट मिलेगा, इससे आपको 45, तो सबसे पहले 45 के लिए भी क्या करना होगा, आपको 90 डिग्री ही बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। तो ये भी आप डॉटेड में लेंगे। अब इस एंगल का बाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 90 का आधा कितना होता है, 45। तो अब आप ऐसे बाइसेक्ट करो कि एक कट यहाँ लगाओ, एक कट यहाँ लगाओ, इन दोनों से फिर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। तो ये जो आपको एंगल मिल रहा है, ये आपको मिलेगा एंगल, देखो ये कट मेरा थोड़ा सा ऐसे ही है, आपको उससे बनाओगे ना बेटा कंपास से, तो बेटर बनेगा। ये 45 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये ए है, अब ए से बी तक की जो लेंथ होगी, ये आपको मेज़र करनी है। इजी, बस इतना ध्यान रखना बेटा कि ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी है। इन चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ बच्चे तभी आएगी। अब इसमें क्या करना है, ए बी सी, साइड ए बी, एंगल बी पर आपका 90 डिग्री है, बी, ठीक है। तो आप ए सी जो है बेटा वो हाइपोटेन्यूज है, मतलब बी, तो ए और सी, मतलब ए बी की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको पहले एंगल बी पर क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सेम कंसेप्ट लाइक दिस, आपने क्या किया 90 डिग्री, लेकिन ए बी की दूरी कितनी है 3, तो आपने 3 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कट लगाकर आपने लिखा ए बी 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपने क्या किया, ए सी की जो दूरी होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। तो अब आप कैसे करेंगे, कंपास लीजिए, कंपास लेंगे, सेट करेंगे 5 पर और ए पे रखे एक ऐसे कट लगाएंगे कुछ। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है वहाँ से आपको ये जॉइंट कर देना है, तो आपकी ये लेंथ मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर और बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, आपको इस तरह से बाइसेक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं, मैंने बेटा ये 2 क्वेश्चंस, मतलब इसमें कई सारे हैं, ये मैंने एंगल्स फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस दिए हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने का बहुत इजी तरीका है। देखो, जैसे कि ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, हमारा स्ट्रेट एंगल है 180, 180 में से 127 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला रिमेनिंग एंगल, मतलब 180 माइनस 127 दैट इज़ 53। तो जब आपका ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी 53, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल कितना है बेटा 180, तो 180 माइनस 53 माइनस 50 कितना हो जाएगा 77।
जब आपको एंगल वाई 77 मिल गया, ये 53 मिल गया, 77 प्लस 53 कितना होता है 130, और जब आप 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल एक्स आपका है 50 डिग्री, वाई है 77 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। 100 माइनस 65 करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। 100 माइनस 65 नहीं, 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 तो ये मिल जाएगा आपको 115। जब आपको 115 और 28 मिला हुआ है तो तीसरा एंगल आपको निकालने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है एक सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो ये एंगल आपका हो गया 37 डिग्री। तो जब आपको ये 37 दिया है तो 90 डिग्री, ये वाला आपको देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 37 माइनस करिए, ये आपका आ गया 53 डिग्री। तो जब आपका ये 90 है, ये 53 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, वही सेम 37 डिग्री। ओके, ये आपके एक तरह से मैंने प्रैक्टिस के लिए ही दिए हैं, आप इनको निकालिए और आपको अच्छा लगेगा। बेटा देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 100% आ जाएंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये 120 है तो ये भी 120, तो इस ट्रायंगल में 120 35 तो एंगल एक्स भी मिल जाएगा, एंगल एक्स जो होगा वो एंगल जेड होगा। ऐसे ही आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इन दोनों एंगल का सम, देखो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होगा पैरेललोग्राम में वो 180 होता है। किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो जब आपको एक पता है दूसरा निकालना है तो 180 माइनस दिस एंगल, तो ये हो जाएगा, अपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे। ऐसे ही आपका ये 100 है तो ये अपोजिट एंगल 100 हो गया। तो आपको ये पता लग गया, ये पता लग जाएगा, ये पता लगेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी तो इधर भी आ जाएगी, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आई होप कि आपको आएगा समझ में। आप एक काम कीजिएगा, मैं इसको एक तरह से क्लियर कर देती हूँ, क्लियर इन द सेंस कि जो भी इसमें डॉट्स लगे हुए हैं वो आपको कंफ्यूज ना करें। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, ये एक बार आप प्लीज़ अपने तरफ से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैं ऑलरेडी बच्चों से बोलती हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास उनसे भी बोलती हूँ और आपसे भी बोल रही हूँ क्योंकि पढ़ते आप भी हैं, हमेशा पेपर कंप्लीट होने के बाद बातों में मत लगा करो। थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशंस हमने रफ में किया होता है ना बेटा, उसको थोड़ा क्रॉस चेक किया करो कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है ना, कोई मतलब ऐसी तो नहीं कि हमने एक सिली मिस्टेक कर दी हो। लाइक जो MCQ है वो हमें साफ साफ पता होता है, 18 to 20 मार्क्स के आते हैं 6 to 8 में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं कि एक पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2, 3 and 4। बच्चे जल्दी जल्दी में 4 लगा के आ जाते हैं। डायगोनल्स मीन्स देयर आर 2 डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो 4 कैसे हो सकते हैं। तो मतलब ये ना पता है क्या होता है, बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 या 360 इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको ऑप्शन दिया होगा 90, 180, 360। आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे क्वेश्चंस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके जो फ्रेंड्स हैं बेटा 6 to 8 में, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो और उनके भी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन, बाय बेटा, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।